नमस्कार एवं उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयति मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त के हेडलाइंस के साथ। नमो ऐप के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने बूथ अध्यक्षों से किया संवाद। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री के पहले वर्चुअल संवाद से जुड़े 10,000 बीजेपी कार्यकर्ता। मोदी ने दिया कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र। गठबंधन के साथ ही सपा और आरएलडी में बिखराव तय। मेरठ की सवाल खास सीट पर सपा ने बनाया गुलाम मोहम्मद को उम्मीदवार, तो आरएलडी चाहती है जाट चेहरा। लोकदल और सपा में पड़ सकती है फूट। यूपी चुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक। तीसरे और चौथे चरण के उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा। धर्मेंद्र प्रधान, मुख्यमंत्री योगी समेत कई नेता शामिल। प्रदेश में कोरोना की रफ्तार पर लगा ब्रेक। बीते दिन 14,803 नए मामले हुए दर्ज, तो वहीं 20,000 से ज्यादा मरीज हुए रिकवर। एक्टिव केसेस घटकर पहुंचे 1,10,000। कानपुर टोल प्लाजा के पास ट्रक ड्राइवर से लूट। पुलिस ने लूट का किया खुलासा। 2 आरोपी गिरफ्तार। 30,000 रुपए, मोबाइल, तमंचा किया बरामद। हथियारों के दम पर की थी लूटपाट। चलिए अब खबरें विस्तार से। यूपी में होने वाले तीसरे और चौथे चरण के प्रत्याशियों के चयन को लेकर दिल्ली में बीजेपी की बैठक जारी है। केंद्रीय मंत्री और यूपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर यह बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में संजय निषाद, धर्मेंद्र प्रधान, डिप्टी मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और रीता बहुगुणा भी मौजूद हैं। माना यह जा रहा है कि बैठक में भाजपा और निषाद पार्टी के बीच 17 सीटों पर समझौता हो सकता है। बीजेपी ने निषाद पार्टी के लिए 15 सीटें तय की है, जबकि 2 सीटों पर डिस्कशन चल रहा है। Only discussion on party election campaign. उससे अप्लाई किया है, पार्टी देख रही है, पार्टी को डिसीजन लेना है। भाई वो 12 साल से वहाँ काम कर रहे हैं, ही हैज अ राइट टू। किस सीट से मैम? लखनऊ कैंट से उससे मांगा है। दैट्स अ सेपरेट स्टोरी। उसको नहीं तो मैं अपने मंडल की चिंता उनसे करने आई। सर कल भी बैठक हुई, आज भी बैठक हुई है, क्या नतीजा? 2022 की जीत की एनडीए की सरकार बन रही है। हम लोगों को कैसे जीत सकते, कहाँ अच्छी छबका प्रत्याशी था, उस पर चर्चा हुई है। और निषाद पार्टी अपने भोजन भरी थाली पर चुनाव लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी भी लड़ेगी और हम लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे। कितनी सीटों पर आपकी? लगभग जो बातें हो चुके हैं, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, भारतीय जनता पार्टी सब उसका खुलासा करेगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो संजय निषाद हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए थे, जिनका साफ तौर पर यह कहना था कि लगभग जितनी भी सीटें उनको चाहिए, उनकी सहमति जो है वो बन चुकी है और 2022 में एनडीए की पार्टी जो है उत्तर प्रदेश में बनती हुई दिखाई दे रही है। वीडियो जर्नलिस्ट देवेंद्र के साथ ज्योति सिंह, A1 टीवी, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी के करीब 10,000 भाजपा कार्यकर्ताओं से वर्चुअली संवाद किया। करीब 45 मिनट के इस कार्यक्रम में उन्होंने 8 लोगों से संवाद भी किया। पीएम मोदी ने इस संवाद के लिए नमो ऐप को जरिया बनाया। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने मुख्य रूप से बूथ अध्यक्षों के साथ चर्चा की, उन्हें जीत का मंत्र दिया। आपको बता दें कि विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा होने के बाद प्रधानमंत्री किसी राजनीतिक कार्यक्रम में पहली दफा शामिल हुए। तो वहीं यूपी विधानसभा चुनाव का बिगुल बजते ही अब पार्टियों में दल बदल और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसी बीच मेरठ के बीच सपा और आरएलडी के बीच बिखराव की सुगबुगाहट अब तेज हो गई है। दरअसल यहां के सिवाल खास सीट पर सपा 2 मुस्लिमों को प्रत्याशी बना चुकी है, लेकिन लोकदल इन दोनों में से एक सीट पर जाट उम्मीदवार को खड़ा करना चाहती है। अब ये सीट आरएलडी के लिए प्रतिष्ठा का एक विषय बन गई है। ऐसे में अब देखना ये दिलचस्प होगा कि इस सीट को लेकर दोनों दलों में क्या राय बनती है।
तो वहीं यूपी के रायबरेली में बैंक मैनेजर की ओर से की गई बदसलूकी का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ये वीडियो सलोन तहसील क्षेत्र के बैंक मैनेजर ब्रजेश का बताया जा रहा है, जिसमें बैंक मैनेजर ने अपने आप को एक खाता धारक से 50 बीघा का काश्तकार बताकर जमकर हंगामा काटा। सेकंड मैनेजर अंजनी गिरी ने वीडियो बनाने वालों को मोबाइल तोड़ने की धमकी तक दे डाली। इसी बीच बैंक परिसर में जमकर हंगामा हुआ। हमारे 50 बीघा है अब खबर यूपी के कानपुर देहात से, जहां अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के 12 टोल प्लाजा के पास ट्रक ड्राइवर से हुई लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया। ट्रक ड्राइवर से 30,000 रुपए और मोबाइल लूट का खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 आरोपी मौके से फरार हो गए। इस दौरान पुलिस ने लूट के माल समेत 1 तमंचा, 2 कारतूस और कार को बरामद किया है। पकड़े गए बदमाश इटावा जनपद के रहने वाले हैं। फिलहाल पुलिस इन बदमाशों से पूछताछ में जुटी है। 12 टोल के पास एक ट्रक खड़ा था और उसमें ड्राइवर और क्लीनर थे, तो उनके द्वारा एक सूचना दी गई कि कुछ एक गाड़ी में सवार कुछ लोग आए और उनके द्वारा इनसे 30,000 रुपए व 2 मोबाइल लूट के जो है वो घटना की गई। घटना की सूचना मिलते ही हमारी पूरी पुलिस की जो टीम थी वो सक्रिय हुई। एडिशनल एसपी स्वयं सक्रिय हुए और उन्होंने क्षेत्राधिकारी अकबरपुर, थाना प्रभारी अकबरपुर व अन्य टीम को भी सक्रिय किया और नाकेबंदी की क्षेत्र की। इसी दौरान जो 2 इसमें प्रमुख अभियुक्त हैं, जिसमें एक अभिषेक उर्फ मोइन निवासी थाना कोतवाली इटावा का रहने वाला है, ये इनका संभवतः गैंग लीडर प्रतीत होता है, और साथ ही साथ उमर पुत्र मुन्ना ये भी उसी जगह का रहने वाला है। अब खबर यूपी के लखीमपुर खीरी से, जहां गन्ने के खेत में महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। इस घटना की सूचना पाकर एडिशनल एसपी अरुण कुमार सिंह मेजाब्ता मौके पर पहुंचे और शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। आपको बता दें कि इसी बीच पुलिस ने दुष्कर्म के बाद दुपट्टे से गला कसकर हत्या करने की आशंका जाहिर की है। बता दें कि पुलिस को महिला का शव मितौली थाना इलाके के रानी बेहड़ कुटेहना से मिला। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। ये सूचना प्राप्त हुई, एक महिला का शव गन्ने के खेत में प्राप्त हुआ है, तो मौके पे तत्काल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शव को तुरंत कब्जे में लेके पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। आगे परिजनों से तहरीर प्राप्त करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। यूपी के फिरोजाबाद में कोहरे का कहर, घने कोहरे की वजह से आवागमन यहां पर प्रभावित हुआ है। आपको बता दें कि सड़कों पर वाहन चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फिरोजाबाद में तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है, जिस वजह से सर्दी लगातार बनी हुई है। तो सड़कों पर वाहन चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि तापमान में भी लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, जिससे जनजीवन भी अस्त व्यस्त हुआ है। कोहरे की कहर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी कम विजिबिलिटी इस क्षेत्र में रही होगी, जिस वजह से कोहरे के डर से वाहन चालक कम ही निकल रहे हैं और अति आवश्यक कार्यों से अगर कोई निकल भी रहा है तो काफी रुक रुक कर यहाँ पर उन्हें ये सफर तय करना पड़ रहा है। फिरोजाबाद के तापमान में भी काफी ज्यादा गिरावट इन दिनों दर्ज की गई है और आने वाले 3 से 4 दिन इसी तरीके का मौसम बना रहेगा। ये जानकारी अभी फिलहाल सामने आ रही है। तो यूपी के फिरोजाबाद में घने कोहरे का कहर, घने कोहरे से आवागमन प्रभावित और लगातार तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। इसी गिरावट के चलते सर्दी भी लगातार लोगों की कपकपी छुड़ा रही है। लोग कम ही अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और अति आवश्यक कार्य होने के बाद में अगर निकल रहे हैं तो उस समय जब कोहरे का असर ज्यादा होता है उस समय को टालकर विजिबिलिटी काफी ज्यादा कम रोड पे आपको फिलहाल तस्वीरों में भी देखने को मिल रही है। और घने कोहरे के चलते आवागमन के साथ साथ तापमान में गिरावट की वजह से जनजीवन भी खासा प्रभावित।
देखिए, पूरे उत्तर भारत समेत कई राज्यों में फिलहाल घने कोहरे और तेज सर्दी का प्रकोप जारी है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में लगातार तेज सर्दी अपना कहर बरपा रही है। घना कोहरा और बिन मौसम की मावठ भी कई राज्यों में दस्तक दे चुकी है। आने वाले दिनों में भी मौसम इसी तरह का बना रहेगा। यूपी में 300 यूनिट फ्री बिजली देने को लेकर सपा का अभियान, इसको लेकर लखनऊ में अखिलेश यादव ने एक प्रेस वार्ता की। आपको जानकारी दे दें कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रेस वार्ता सुनाते हैं, क्या कुछ कहा उन्होंने। नहीं, जिनके पास बिजली का कनेक्शन है, ये बात कनेक्शन की हो रही है। घर पे किराए पे रह रहे उसकी बात नहीं हो रही है। तो अगर आप किराए पे भी रह रहे हो, बिजली का कनेक्शन है, मैं आपसे कहना चाहता हूं ये बिजली का कनेक्शन अगर आपके नाम पर है, जिस बिल को आप भरते हैं, बिल के ऊपर जो नाम है वो आप नाम इस फॉर्म में जमा कराइए। कल से समाजवादी पार्टी इस अभियान को शुरू कर रही है। नहीं, मैं पहले इनका सवाल ले रहा हूं। देखिए, जो समाजवादी पार्टी के ऊपर कई लोगों पर झूठे मुकदमे हैं, और इतने झूठे मुकदमे जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। हमारी पार्टी के कई नेताओं पर, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में झूठे मुकदमे लगाए गए। मैंने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका उदाहरण दिया कि एक जिला अधिकारी जो रामपुर के थे, वो आउट ऑफ स्टेट से आए थे, उन्हें अपना एक्सटेंशन चाहिए था। उन्होंने सरकार की पूरी मन मर्जी के साथ काम किया और न जाने कितने मुकदमे लगाए रामपुर में। एक आईपीएस एक दूसरे आईपीएस पर आरोप थे, और इस बात का आरोप था, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी का आरोप नहीं था। एक आईपीएस दूसरे आईपीएस पे आरोप लगा रहा था कि पैसे से पोस्टिंग हो रही है, पैसे से ट्रांसफर हुआ है। उस आईपीएस की जांच खत्म करने के लिए रामपुर भेजा गया। समाजवादी पार्टी पे पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा झूठे मुकदमे अगर किसी ने लगाए तो भारतीय जनता पार्टी ने लगाए, और उसी कड़ी में नाहिद हसन भी आते हैं। आपको क्या लग रहा है? समाजवादी पार्टी के सभी नेता सदस्य यहां बैठे हैं। हमारे बाईं तरफ अब्दुल्ला है और उनके बाईं तरफ वो हैं जो यूथ नया हमें समर्थन दे रहे हैं। ये लड़ाई लगातार लड़नी पड़ेगी। इनको फंसाने में कांग्रेस बीजेपी दोनों एक थे। आप जानकारी कर लीजिए। इसलिए मैं चाहूंगा कि अगर बिजली पर रहेंगे तो ज्यादा आप जनता की मदद कर सकेंगे और मदद कर पाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है कुछ साथी ऐसे हैं वो भी बिजली के कारखाने का नाम नहीं रटे हैं अभी तक। बताइए। ये समाजवादी पार्टी की ऑनलाइन भी करेंगे, फिजिकली भी डोर टू डोर हमारे समाजवादी पार्टी के लोग जाएंगे। आम जनता से अपील करेंगे कि समाजवादी पार्टी का इसमें सहयोग करें। इसीलिए मैंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में जिनके पास कनेक्शन है, बिजली नहीं आई, लेकिन पता नहीं मीटर की रफ्तार क्या थी। और अगर अभी, और हाँ, ये बहुत अच्छी जानकारी दी इन्होंने, सरकार ने पिछले कुछ महीनों से बिजली का बिल नहीं भेजा है लोगों को। और बिल इसलिए नहीं भेजा है कि सरकार को ये पता है कि बिजली के बिल बड़े बड़े पैमाने पर लोगों के जाने हैं। जिन्होंने बिजली नहीं ली, जलाई नहीं, मीटर नहीं चले,
उन पे हजारों के बिल आ रहे हैं। सरकार ने जानबूझ करके बिजली के बिल नहीं भेजे, क्योंकि बिजली का बिल भेज दिया तो जनता ऐसा करंट मारेगी, इनको इतना करंट लगेगा कि इनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी। पहले हमारा कार्यक्रम ये चल रहा है 300 यूनिट का फ्री, और बिजली का उत्पादन उत्तर प्रदेश में कैसे बढ़े। कौन कौन कह रहा है? उनका जवाब हमारे प्रदेश के अध्यक्ष देंगे। जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका जवाब देंगे। और अगर उन्होंने अन्नदाताओं को आतंकवादी कहा, कौन नहीं जानता कि अन्नदाता को आतंकवादी नहीं कहा भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, तो फिर आतंकवादियों को अन्न क्यों खाते हैं? ये खाना छोड़ दें। और कम से कम भारतीय जनता पार्टी के लोग ये बताएं, किसी बात को कहने से पहले क्या उन्होंने अपने संकल्प पत्र में नहीं लिखा था? यूपी के फर्रुखाबाद में शादी का झांसा देकर एक युवक ने युवती के साथ कई महीने तक शारीरिक शोषण किया। यहां के कोतवाली कायमगंज क्षेत्र में पीड़िता ने आरोपी युवक और उसके साथियों के खिलाफ तहरीर दी है। इस पर दबंग युवकों ने साथियों के साथ युवती के घर जाकर अभद्रता की और जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद पुलिस सक्रिय होकर अब आरोपियों पर दबिश देने में जुटी है। कस्बा कायमगंज की मोहल्ला प्रेमनगर की निवासी है। थाना कोतवाली कायमगंज पर आकर तहरीर दी गई कि भरत गुप्ता पुत्र संजय गुप्ता निवासी भूसा मंडी कस्बा व थाना कायमगंज द्वारा उसके साथ शादी का झांसा देकर बलात्कार किया गया। वह कल दिनांक 15/1/2022 को रात्रि 9 बजे वह और 2 अन्य व्यक्तियों के साथ घर में आकर उसके साथ गाली गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकी दी गई। इस तहरीर पर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। साक्ष्यों के आधार पर अग्रेतर विधिक कार्रवाई की जाएगी। यूपी के रायबरेली में आग का तांडव, संदिग्ध परिस्थितियों के चलते फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। बता दें कि फैक्ट्री में तैयार की जाती थी धान की लाई और फैक्ट्री में आग लगने से लगभग 10 लाख रुपए का माल जलकर खाक हो गया। मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंची और आग पर उन्होंने नियंत्रण किया। बता दें कि कटरा थाना गदागंज क्षेत्र के गौरागढ़ी गांव की पूरी दुर्घटना। तो संदिग्ध परिस्थितियों के चलते एक फैक्ट्री में आग लग गई। कटरा थाना गदागंज क्षेत्र के गौरागढ़ी गांव की घटना आपको बता रहे हैं। फायर ब्रिगेड सूचना के बाद मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर नियंत्रण किया गया। यूपी के लखीमपुर खीरी में स्वास्थ्य विभाग पर खुलेआम भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। यहां पोस्टमार्टम हाउस में मृतकों के परिजनों से खुलेआम पैसे वसूले जा रहे हैं। दरअसल पोस्टमार्टम हाउस पर मृतक युवक के शव का पोस्टमार्टम कराने आए परिजनों ने डॉक्टरों पर गंभीर आरोप लगाए। मृतक युवक के परिजनों का कहना है कि पोस्टमार्टम के लिए उनसे रुपए मांगे गए, लेकिन परिजनों ने रुपए देने में असमर्थता जाहिर जब की तो उन्हें अधिकारियों के नाम पर चक्कर लगवाए गए। भैया क्या नाम है आपका? जगदीश प्रसाद। जगदीश जी, आपके यहाँ रिश्तेदारी में एक्सीडेंट हुआ था, प्रधान थाना क्षेत्र में परसों हुआ था। हाँ, परसों हुआ था। आप लोग फिर क्या हुआ उसके बाद? फिर यहाँ आए पोस्टमार्टम के लिए। कितने बजे? हम कल जो है सुबह आ गए थे। परसों आए थे जी। फिर मतलब जो है परसों तो कुछ नहीं हुआ। फिर कल भी आए। हाँ, कल भी सारा दिन पड़े रहे यहाँ। फिर यहाँ डॉक्टर साहब ने बोला कि डीएम साहब से नहीं, इसके पहले आप लोगों को कोई पैसे दिए थे यहाँ पे? पैसे 700 रुपये दिए थे। किस बात के? पोस्टमार्टम करवाने के? पोस्टमार्टम करवाने के लिए। फिर क्या हुआ? फिर उसने कहा कि और पैसे मांगे थे कुछ? और मांगे 1000 कितने? 1000 रुपये मांगे। किस बात के? इसी के पोस्टमार्टम कराने के? हाँ, पोस्टमार्टम। किसने? डॉक्टर ने मांगे थे? किसने मांगे थे? डॉक्टर ने मांगे थे ना? डॉक्टर ने मांगे। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।